हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं और मैं आपको आज भूगोल का चैप्टर संसाधन एवं विकास यानी जियोग्राफी का चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी हुई है संसाधन की। संसाधन क्या होता है? संसाधन वो है, हिंदी में बताएं तो संसाधन वे हैं पर्यावरण से उपलब्ध वे वस्तुएं जिनका प्रयोग कर हम अपने आप को डेवलप करते हैं आर्थिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में। ये हमारे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए और इंग्लिश में कहा जाए द थिंग्स विच इज गिवन बाय एनवायरनमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स वी कैन डेवलप विद आवरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। ओके, इसके अलावा इसमें एक मैप दिया हुआ है, हम बुक में देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे पे अटैच है। इसमें एक चीज बात बताई हुई है कि मानव संसाधन प्राकृतिक द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है, यानी कि उपहार है। पर हम ये नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि हम खुद, मानव खुद इस पर्यावरण में का एक क्या है? संसाधन है। हम भी इस पर्यावरण का संसाधन है। तो वी कैन से दैट कि रिसोर्सेज आर नॉट एज अ गिफ्ट अवर इन बिटवीन। वी कैन से दैट रिसोर्सेज आर नॉट a gift but we are also the part of resource. Okay, इसके बाद हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। इसमें आपको पूरा चैप्टर लगभग कवर हो जाएगा। इसमें लिखा है संसाधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें पहले दिखाया गया कि जो रिसोर्सेज टाइप होते हैं वो कितने प्रकार के? 4। उत्पत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसके बाद समाप्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एंडिंग, स्वामित्व के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और विकास के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद इसके और भी सब पार्ट है। कौन कौन से? जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में, निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि प्राइवेट, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। और विकास के आधार पर कौन कौन से भाग में बांटा गया है? स्वामित्व, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? पोटेंशियल, डेवलप, स्टोरेज और एक्यूमुलेटेड। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कौन कौन से संसाधन होते हैं हमारे? इसमें लिखा हुआ है अपना कि जैव संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन। मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिनमें जीवन है, लाइफ है, इस तरह के जो हमारे संसाधन होते हैं कौन से कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरा कौन सा पॉइंट है? अजैव संसाधन। अजैव मीन्स इनमें जीवन नहीं है, जैसे कि पहाड़ हुए, ठीक है, पहाड़ हुए, नदियां हुई, धातुएं हुई, ये भी क्या हमारे रिसोर्सेज हैं। इनके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, कंट्रीज को डेवलप करते हैं, खुद को डेवलप करते हैं, अपने लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ये कौन से संसाधन हो गए? अजैव संसाधन। इसके बाद हम आते हैं समाप्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंडिंग। ये 2 प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे क्या है? नवीकरणीय संसाधन। इसके बारे में पढ़ेंगे वे संसाधन जो एक बार खनन करने एवं प्रयोग करने के बाद समाप्त नहीं होते, नवीकरणीय कहलाते हैं। सिंपल सी बात कहें, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम यूज करते हैं, उसका मतलब हमने कोई चीज डेवलप कर ली, उसके बाद उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कृषि के साधन में भूमि का प्रयोग हजारों वर्षों से हो रहा है, इसी प्रकार जल भी जल चक्र के रूप में बार बार प्राप्त होता है। जैसे हमारी भूमि है, भूमि पे हम क्या करते हैं? खेती करते हैं, उससे हमने अन्न उगाया, अनाज मिला हमें, उसमें हमने अनाज को यूज किया, खाने में यूज कर लिया, जैसे चावल उगाए, गेहूं उगाया। इसको एक टाइम के बाद क्या करते हैं? हम उगाने के बाद काटा, फसल काटी, हम लोग अपने डेली खाने पीने में इसका यूज किया और वो फसल चली गई। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम उसी जमीन पर हम दोबारा गेहूं उगाते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है। यानी कि जमीन हमारी किस तरह की संसाधन हो गया? हमारा नवीकरणीय, बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जल चक्र बताया। जल चक्र में मतलब कैसा होगा? जैसे आप लोग का तालाब में पानी है, धूप से भाप बनी, उसकी बारिश हुई, दोबारा तालाब में पहुंच गया पानी। ठीक है, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? ये सब हमारे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे साधन जो एक बार खनन करने मतलब खानों से निकालने, खनन करने के बाद प्रयोग करने का समाप्त हो जाते हैं। एक बार आपने उनका प्रयोग कर लिया, इसके बाद आप दोबारा उनका प्रयोग नहीं कर सकते। इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे
कैसे कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन। इनका हम एक बार ही, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल बताएं, आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं पेट्रोल आप एक बार जला लेते हो, गाड़ी चला ली आपने, उसका वो पेट्रोल के दोबारा आपको मिलता है? नहीं। इसी तरह से कोयला हुआ, कोयला भी हमारा कैसा है? अनवीकरणीय। एक बार आप कोयले को जला उसका राख मिलती है, दोबारा में कोयला नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमारे किसके उदाहरण हो रहे हैं? अनवीकरणीय संसाधन के। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिन पे किसी का अधिकार होता है। और ये अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 4, निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब बात करते हैं निजी की, यानी कि प्राइवेट रिसोर्सेज। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं। सीधी सी बात करें तो सिंपल वे में बताएं, जैसे आपका घर है, ये घर आपका कैसी होगी? आपके क्या संसाधन है, आपका रिसोर्स है, किस टाइप का हुआ? पर्सनल है। आपके घर में आपका ही हक है, इसके अलावा किसी और का हक नहीं है। तो इस तरह का संसाधन क्या होगा? आपका निजी संसाधन। आपकी जमीन है, उस सैनी जमीन है, तो हमेशा से उस पर किसका हक रहा है? आपका ही हक रहा है। तो इस तरह के संसाधन क्या कहलाएंगे? आपके निजी संसाधन। उसके अलावा सामुदायिक यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज, ऐसे होते हैं ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के उपलब्ध होते हैं। गांव की चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, यानी कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका यूज सभी लोग करते हैं। जैसे हम बात करें तालाब की, एक गांव में अगर तालाब बना हुआ है, तालाब में सभी लोग पानी भर सकते हैं, और जिसको अपने खेतों में पानी लगाना होता है तो तालाब का यूज करके अपने खेतों में पानी लगाने का मतलब है जब खेत में पानी की जरूरत होती है तो उसमें लेजम डाल के वो लोग अपने खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग पिकनिक पार्क, शहरों में बात करें तो पिकनिक पार्क जो होते हैं वो भी कैसी हमारी कम्युनिटी यानी सामुदायिक रिसोर्स है। इसमें कोई भी आके खेल सकता है, बैठ सकता है, बातें कर सकता है, कुछ भी नहीं। ये हमारे कैसे संसाधन हो गए? सामुदायिक। इसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। ये कौन से होते हैं? तकनीक के तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। यानी कि वैसे हम लोग जरूर कह रहे हैं कि हमारा प्राइवेट, हमारा घर है, प्राइवेट है, लेकिन हम जिस देश में रह रहे हैं ओवरऑल ये किसकी संपदा है? राष्ट्र की संपदा है। ठीक है, देश की कानूनी अधिकारी के व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हित में अधिग्रहण कर सकते हैं। यानी कि अभी बता रहे इसका एग्जाम्पल कि हमने बताया आपको कि आपके प्राइवेट घर जरूर है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे कभी कोई ऐसा रूल ला सकती है कि वो आपकी संपत्ति को रख सकती है, वो भी देश के लिए या किसी और कारण से वो संपत्ति को रख सकती है। जैसा भी हम बता सकते हैं, अभी कोरोना जैसे चल रहा है, इस टाइम पे सबके प्राइवेट, अपने लोगों के प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे, संपदा है, जिनकी गवर्नमेंट ने क्या है अपने ऑक्युपाइड कर लिया, उसको अपने पास रख लिया कुछ टाइम के लिए। क्यों? अभी लोगों की जरूरत के हिसाब से उन हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट का भी अधिकार हो चुका है। ये हम एग्जाम्पल बता सकते हैं। ये इस तरह से और भी संपदा जितनी है वो राष्ट्र की संपदा कहलाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय संपदा में एक चीज और आती है, जो हमारी समुद्री तटीय सीमा है उससे 12 मील के बाहर, यानी कि जहाँ से हमारी तटीय सीमा शुरू होती है वहां से 12 मील समुद्र की साइड भी हमारी क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय संपदा कहलाएगी। वहां पे हमारा राष्ट्र का अधिकार होगा। उसके अंदर जो भी चीजें मिलेंगी, खनिज मिलेगा या कच्चा तेल मिलेगा, वो भी किसकी संपदा होगी? राष्ट्रीय होगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन किसी देश का अधिकार नहीं है। यानी कि इसमें एक लिमिटेशन दी है। कुछ जैसे हम कहें यूएन हुआ, यूनाइटेड नेशन, ऐसी और भी संस्थाएं हैं जो इंटरनेशनली इन रिसोर्सों पर नजर रखती हैं, जिसमें किसी का भी अधिकार नहीं है। यानी कि हर देश की अपनी सीमा होगी, वहां से 200 किलोमीटर के बाद हर किसी देश की सीमा 200 किलोमीटर के बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो भी सीमा बचती है उसमें किसी देश का अधिकार नहीं होगा। वो किसकी कहलाएगी संपदा? वो अंतर्राष्ट्रीय संपदा कहलाएगी, संसाधन कहलाएगा। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आता है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर कौन कौन से पॉइंट है? संभावी यानी पोटेंशियल, विकसित, भंडारण और संचित। अब इसमें बात करें, सबसे पहला पॉइंट आता है पोटेंशियल यानी संभावी। ये किस तरह की संसाधन होते हैं? संभावित संसाधन वे संसाधन है जिनकी खोज तो हो चुकी है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है, फिर भी इसके विकास की संभावना है। जैसे गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के विकास की अत्याधिक क्षमता है, लेकिन अभी तक इनका पूर्ण विकास, यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इनके द्वारा हम लोग बिजली बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने पूर्ण रूप से इसका हम क्या कर रहे हैं? खोज तो हो गई इसकी, इनसे हम बिजली बना सकते हैं, लेकिन हम इतना सक्षम नहीं है कि इससे हम पूर्ण रूप से इसका प्रयोग कर पाए। सौर ऊर्जा के लिए अभी तक हमने क्या किया? कुछ नहीं।
सिर्फ और सिर्फ हमने क्या है सोलर सेल बनाए हैं, जबकि हम चाहें तो ये ऐसा रिसोर्स है जिसका हम क्या किसी चीज में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इसकी संभावना नहीं है तो हम उसको यूज कर सके। उसके बाद आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन कौन से होते हैं, यानी डेवलप संसाधन कौन से हैं, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा सकता है, यानी कि उनका इंस्पेक्शन हो चुका है, उनकी गुणवत्ता की जांच हो चुकी है और उनकी मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कि इतना इतना मिलकर यूज करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, विकसित संसाधन। जैसे कच्चे तेल से पेट्रोल निकालते हैं, पेट्रोल से हम लोग गाड़ियों में डाल के गाड़ियों का यूज करते हैं या फिर कंपनियों को चलाते हैं, जैसे भी यूज कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल का, ये हमारा किसमें आएगा, विकसित संसाधन में आएगा। उसके बाद है भंडार। वे संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के पास उनके विकसित के लिए उचित तकनीक नहीं है। अब वो संसाधन भंडार में कौन से आएंगे, जिनका हम प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्निक नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वो चीज यूज में ला सकें। जैसे पानी में, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। ऑक्सीजन ह्यूमंस के लिए जरूरी है, सारी मानव जाति के लिए जरूरी है, सारी लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी है, और हाइड्रोजन ज्वलनशील है, इससे भी काफी चीज हो सकती है। लेकिन हमारे पास कितने अमाउंट में पानी उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम पानी को और पानी से जल को जल से ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग कर सकें। ठीक है, तो ये किसमें आ रही है हमारा संसाधन, भंडारण में। भविष्य में अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो हम अलग कर पाए तो हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं होंगी इसमें। इसके बाद आता है संचित कोष। संचित कोष में क्या आएगा हमारा, संचित कोष किसी ज्ञात संसाधन का व्यय है। ज्ञात संसाधन ही इसके रिसोर्स के बारे में हमें मालूम है, जिसका उपयोग तकनीक के रूप में किया जा सकता है, परंतु भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, उसको तकनीक भी है जिसके द्वारा हम उसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसका पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में हमें जब जरूरत पड़ेगी, जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब उसका यूज करें। जैसे बिजली, हम पानी से बिजली बनाते हैं, लेकिन हम फिर भी लिमिटेड ही बिजली बनाते हैं। क्यों, ताकि भविष्य में उसे हम रख सकें और आगे चल के इसका रिसोर्स का यूज कर सकें। तो फिलहाल भी हम इतना ही टॉपिक है, आप इसको रीड करना है, और कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।